नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपने जितने हथियार हैं मार्केट में लेकर के उतर गए हैं, बाजारिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। बाजारिक रूप में इसलिए कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव बाजारिक रूप से भी देखा जा रहा है। कहते हैं ना कि राजनीति में इस बार रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा, एक महीने पहले तक चुनाव पूरा एक तरफा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो नारा दिया उन्होंने कि 400 के पार, और जो उन्होंने 400 के पार का नारा दिया तो सब मान के चल रहे थे। लेकिन पिछले एक महीनों में जिस तरह से विपक्ष ने सबको साधने का, सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया है और वह प्रयास दिखाई देने लगा है। कई प्रदेशों में उनकी एकता दिखाई दी। सीट बंटवारे पे अगर बात की जाए, सीट बंटवारे पर भी उन्होंने अपना दिखा दिया कि भाई हमने जो कहा उसके हिसाब से है। भले एक दो लोग चले गए हों, लेकिन जो बंटवारा था सीट का उस पर सहमति बन गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने आप को पहले चुनाव में मान के चल रही थी कि अकेले लड़ेगी, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने सबके साथ, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उस तर्ज पे चलते हुए सबका साथ सबका विकास के तर्ज पे वो चल रहे हैं। कल पटना में एक रैली थी और कहना नहीं चाहिए कि उस रैली को कैसे लोगों ने देखा, लेकिन कहने से गुरेज भी नहीं करना चाहिए कि वो रैली बड़ी थी और रैली का मैसेज भी बड़ा था। और उस रैली में जो वहां के नेता हैं, उन नेताओं ने जिस तरह का भाषण दिया, उस भाषण ने एक इतिहास लिखने की भी बात दिखाई दी। लालू यादव मंच पे थे, बहुत दिनों के बाद मंच पे आए और मंच पे आने के बाद उनके सामने उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सामने रहे बिहार में तेजस्वी ने जो भाषण दिया, उस भाषण की चर्चा चारों तरफ है। अब चर्चा ये चल रही है कि तेजस्वी का जो भाषण है, उस भाषण में दर्द भी था और उस दर्द के साथ लोगों की सिंपैथी लेने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि पिछले एक दिन पहले ही उनके ऊपर आरोप लगा था कि वह अपने आप को लालू जी से अलग हट करके राजनीति कर रहे हैं। अब कल की जो रैली थी, उस रैली में तेजस्वी ने सीधे सीधे पूरी रैली का जो आप कह सकते हैं कि केंद्र बनाया, उसमें लालू यादव को ही सामने रखा। उन्होंने लालू यादव की तारीफ के पुल भी बांधे, उनके कामों को भी जुड़ाया और उनके सहारे उनका जो नारा था उस नारे को बदलते हुए, पहले जो नारा उनका था एमवाई का माई, उसको उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा अब एमवाई नहीं, अब माई और बाप का नारा चलेगा। अखिलेश यादव भी थे। तो तीनों जो युवा इस समय है, जिसे कहा जा रहा है कि तीनों युवा एक साथ एक मंच पे थे, वो तीसरा युवा राहुल गांधी था और राहुल गांधी ने भी हुंकार भरी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण है, उस समीकरण पे इसलिए चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि अगर वह 400 के पार की बात कर रहे हैं कि एनडीए 400 पार, भारतीय जनता पार्टी 300 के पार, 300 के पार तो थी, इस बार उन्होंने और लंबा नारा दिया है। जब इतना कॉन्फिडेंट है तो डर किस बात का है। पहली सीट, पहली जो उनकी लिस्ट आती है, उस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम छूट जाते हैं जो मान के चल रहे थे कि लोकसभा में वो फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जीते हुए कैंडिडेट के रूप में भी उनको देखा जा रहा था, उनकी भी चर्चा भी होगी। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपनी दूरी भी बना ली। तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों का कहना है कि भाई उनको टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी दूरी बना ली। चलिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही थी क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भी रहे। मैं बात सीधे सीधे जयंत सिन्हा जैसे लोगों की कर रहा हूं। लेकिन तीसरी तरफ जिसको टिकट मिल गया और अगर उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इन सारे विषय पे केवल लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है,
उस पर मुख्य रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं यूकेडी की नेता नेहा उनियाल जी। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रविशरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे और तब तक हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विक्रम श्रीवास्तव जी। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रविशरण जी के पास चलूंगा। रविशरण जी, सीटों के लेकर के सबसे पहले बाजी मारी भारतीय जनता पार्टी ने, और बाजी मारी तो चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि दूसरी पार्टी जो जानती थी, जिनका बंटवारे के बाद भी यह निर्णय हो चुका था कि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसमें उन्हीं के कैंडिडेट लड़ेंगे, उन्होंने भी घोषणा नहीं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है तो क्या यह माना जाए कि जो लोकसभा का चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव की अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अगर इन्होंने सीट की घोषणा जो कर दी है और ये जो बाजी मारी है, जो शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी ने अग्रणी भूमिका में जाकर के काम किया है, क्या उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में भी मिलने वाला है? रविशरण, इसको ऐसे देखेंगे कि हाँ, ये ठीक है, भाजपा हमेशा अग्रेसिव रहती है और इस बार उसने अग्रेसिवली वो सीटें जो खुद उनको लड़नी थी उसमें से सिर्फ जो सीटें थी जैसा वो सोचते हैं उसके लिए उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। देखिए, चुनाव का आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर देते हैं तो कैंडिडेट्स को चांस मिल जाता है, मौका ज्यादा मिलता है जनता से मिलने का, संवाद करने का। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जहां तक INDI गठबंधन की बात है और NDA गठबंधन की बात है, दोनों अभी इस पेशो पेश में है कि वो अपने जो सहयोगी हैं उनसे कुछ सीटों में जरूर दिख रहा है कि हम उन लोगों ने समझौता कर लिया, पर कैंडिडेट के रूप में वो चीजें अभी धरातल पे आ नहीं रही हैं। तो भाजपा ने ये सोचा कि जो हमको खुद लड़ना है, जो हमारे कैंडिडेट ऑलमोस्ट मतलब जिनको हमको ये हमने तय करना है कि भैया इनको उतार, तो भाजपा ने वो लीड ले ली। अब उस लीड लेने का के पीछे का एक मंतव्य भी था। वो मंतव्य ये था कि वो जो जहां पे उनकी ग्रे एरिया है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बहुत बड़ा ग्रे एरिया है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सीटों का जो बंटवारे में उनको समय लगेगा वो उन्होंने इधर से बचा लिया कि हाँ भाई ठीक है, हमने आधे से मतलब 1/3 सीटें तो डिक्लेयर कर दी, 1/3 के लिए हमको समय मिल गया। INDI गठबंधन यहाँ पे जरूर चूक रहा है। उसका कारण ये है कि जिस तरह से जनवरी, दिसंबर अंत और जनवरी में इनका सारा डिले हुआ था जी, उसको पटरी पे बैठाते बैठाते इनको समय लग रहा है। और जब ये पटरी पे, जब तक ये पटरी पे बैठाए, हालांकि काफी चीजें आ गई हैं पटरी पे, एक आध जो इनको जाना था आना था वो भी तय हो गया है, तो अभी ये अब सीटें डिसाइड करेंगे। भाजपा ने इसमें लीड ले ली है। भाजपा हमेशा अग्रेसिव रहती है चुनावी उसके हिसाब से, तो निश्चित सी बात है भाजपा का ये कहने का बनता है। हाँ, जहां तक सीटों की बात है और जीत की बात है, तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि देखिए, इसको जनता पे छोड़ना चाहिए। सीटों के डिक्लेयर करने से, कैंडिडेट के डिक्लेयर करने से सिर्फ इतना होता है कि आपको एडवांटेज मिलता है, पर जनता किसकी बात सुनेगी, किसकी नहीं सुनेगी। हर आदमी को अपना मुद्दा जो उसने किया है, जो उसका सत्य है, वो बड़ा दिखाना होता है, और जो उसका झूठ है उसको छुपाना होता है। भाजपा इसमें आ गई आपके पास। विक्रम जी, भारतीय जनता पार्टी ने लीड ले ली, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुई और पहले भी देखने को मिला है कि कांग्रेस ने ये सोच करके कि जो लीड ली गई है, जिसको लोग मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लीड लिया, भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई, लेकिन इसको दूसरा पहलू ये भी देख रहे हैं लोग कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, उनको वह लुभाने के चक्कर में, उनको अपने साथ मिलाने के चक्कर में, उनको चुनाव लड़ाने के भी चक्कर में है ये विपक्ष की पार्टियां। क्या इसमें भी उनका फायदा हो सकता है? तो देखिए, सबसे एक तो जो लीड वाली बात है, सत्तारूढ़ दल है, 3 चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसको लेकर के दबाव है बीजेपी के ऊपर, और 400 पार का जो नारा दिया है वो दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा यह है कि जनता ने 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र करें तो 2019 के चुनाव में विपक्ष के पास जो मुद्दे थे, वो मुद्दे, राफेल आपने सुना होगा, राफेल मुद्दा था, भ्रष्टाचार की बात की गई थी,
तो नोटबंदी की बात की गई, लेकिन अब जो मुद्दा है, अब मुद्दे में बढ़ोतरी हुई है, उसमें किसानों की आय दुगनी है, जीएसटी का मुद्दा है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल है, अच्छे दिन है, 15 लाख का जिक्र है, बहुत सारे। देखिए दोनों ही पार्टियों का, जैसा लीड का जिक्र कर रहे थे, लीड तो क्योंकि बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, उनको पहले से अपने नफा नुकसान को देखना है, किस तरह से डैमेज कंट्रोल करना है, ये उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है। जी। और दूसरी बात देखिए, टिकट बंटवारा हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या त्रिस्तरीय चुनाव हो, हर चुनाव का अलग अलग रूपरेखा होती है, अलग अलग रंग होते हैं और अलग अलग मुद्दे होते हैं। नेता आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, कई बार नहीं मिलता है। जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हो सकता है जब पूरे टिकट डिक्लेयर हो तो कई ऐसे नेता जो है वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े और वो प्रधानमंत्री को बोले कि हमारी तो वहां पे सुनी नहीं जाती थी, वहां पे एक छत्र रास्ता, तमाम शब्दों को रखते हैं। देखिए लीड एक अलग सब्जेक्ट है, जैसा रवि शरण जी विक्रम जी, आपका अनुभव इतना अच्छा रहा है क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने दे दिया, कांग्रेस ने जिसको नहीं दिया उसको भाजपा ने दे दिया। तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष इस फिराक में है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी उसको वो अपने पाले में करके टिकट दे करके भाजपा को भाजपा से लड़ाने के चक्कर में? बस ये एक प्रश्न छोटा सा। देखिए बिल्कुल ये बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए चुनाव लड़ने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है। अभी इंटरनल अगर मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करूं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, देखिए पहले चुनाव जो लड़ने की उनकी तैयारी थी, उस तैयारी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दिया है कि अगर हम उत्तराखंड का जिक्र करें तो उत्तराखंड में पहले जितना प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में खर्च किया था, इस बार उनके पास उतना बजट नहीं है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसको विपक्ष अच्छी तरह से समझ रहा है और विपक्ष इस तैयारी में है। इसको थोड़ा सा एक लाइन और देखिए, बीजेपी को कहां पर सीधे टक्कर देनी है ये विपक्ष अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि अगर आप देखें बिहार और उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला था, इसलिए वहां पर वो सीधी फाइट करना चाहते हैं एक दूसरे से। और 40 का नारा वहां पे दिया गया है बिहार के अंदर, यूपी के अंदर 80 का नारा, जैसे 400 का जिक्र कर रहे हैं वैसी जो है विपक्ष इस वक्त यूपी और बिहार हिंदी बेल्ट में जबरदस्त बेल्ट मारने का प्रयास। ठीक है, धन्यवाद विक्रम जी। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो आ चुके हैं, उनको भी जोड़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड है, इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी का चयन कर लिया है। 2 ऐसे सीट है जिन पे उन्होंने अपने प्रत्याशी का चयन नहीं किया है, और वह दोनों सीटें ऐसी हैं जिसपे पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा से गए हुए थे। और इन दोनों सीटों पर, एक पे जो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और दूसरे पे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। और इन दोनों लोगों को अगर देखा जाए और माना जाए कि ये मान के लोग चल रहे थे कि इसमें जो हरिद्वार की सीट है रमेश पोखरियाल निशंक पूरी तैयारी से थे और मान के भी चल रहे थे मिलेगा। तीरथ सिंह रावत पे लोग कह रहे थे कि उनका सीट बदला जा सकता है, उस पर अनिल बलूनी को लाया जा सकता है, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। और इस घोषणा के बीच में जब ये दोनों सीटों को रोका जाता है, और ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री है, और इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के सीट को रोका जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है उनपे ये जरूर कहा जाता है कि इस बार एक एक सीट पे मंथन चल रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह लीजिए वरिष्ठ नेता रविंद्र जी जुड़ गए। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र जी रास्ते में फंसे थे, दरअसल आज मौसम कह लीजिए क्या रास्ते में बहुत दिक्कतें हैं, तो हम रविंद्र जी के पास सीधे रविंद्र जी के पास चलते हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो सीटों का घोषणा हुई है उस घोषणे के साथ चलिए रविंद्र जी से पहले मैं नेहा जी के पास चलता हूँ। नेहा जी, विपक्ष एक साथ हो चुका है। कल आपने देखा होगा जिस तरह से पटना में रैली हुई वो हुंकार भरी गई। अब अगर विपक्ष आप लोगों को कांग्रेस पार्टी जिसमें अगुवाई कर रही है, नेतृत्व कर रही है, यूकेडी को साथ लेकर के उत्तराखंड में 5 सीट पे अगर चुनाव पे जाना चाहते हैं तो यूकेडी की क्या भूमिका होगी? नेहा जी। सबसे पहली चीज
पहले बोल चुकी हूँ जी कि यूकेडी का जो मोटिव है जी वो केवल चुनाव लड़ना नहीं है। ओके चुनाव केवल एक रास्ता तो हो सकता है इस प्रदेश की उन्नति के लिए, जो निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार बनाना और सरकार क्योंकि चलाने का कार्य उन्हीं के कंधों पर उसका बोझ होता है, तो इसलिए ये तो मैं मानती हूँ कि इसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रहे, लेकिन मुझे लगता है कि देर से आए दुरुस्त आए, उस वाली रणनीति पर हम अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने अभी सवाल पूछा कांग्रेस के लिए, तो देखिए यूपीपी कभी भी, अभी जैसे कि केंद्रीय स्तर पे बहुत सारे गठबंधन बन रहे हैं, इंडिया के नाम से बहुत सारे गठबंधन बन रहे हैं जी पर हमारा सपोर्ट तो इंडिया को नहीं, हमारा सपोर्ट शुरू से भारत को रहा है और केंद्र स्तर पर भी हम इंडिया की पद्धतियों पर नहीं चलते। हम हमारी जो सोच है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी लड़ाई ही अपनी संस्कृति को बचाने की है, तो हम इंडिया की तो हम बातें नहीं करते। तो ये अंदर खाने ये महाराज ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ। देखिए हम यहाँ पे जनता को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप करें हमारी मंशा यहाँ पे किसी की पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है। हमारी जो कार्यशैली है वो, जैसे कि हम अभी भी हमारी काफी सारी डेली हमारी बैठक हो रही है और हम डोर टू डोर हमारा कार्यक्रम चल रहा है और निश्चित रूप से हम उसमें सफलता हासिल भी करेंगे। आने वाले समय में हम एक अपनी सरकार भी यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वर्तमान स्थिति यहाँ की है कि बीजेपी को, देखिए सबसे पहले नेशनल उस पे अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस रही है। कांग्रेस पूरे देश का क्या हाल किया, मैं प्रदेश के पे तो क्या ही आऊं। तो उसके बाद अभी बीजेपी जिस हाल पे, उसके ऊपर भरोसा लोगों ने जताया। निश्चित रूप से आप ये देखिए कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का कार्यकाल, मतलब आज ये रिकॉर्ड है कि कभी किसी सरकार ने रिपीट नहीं किया। तो बीजेपी की सरकार को यहाँ की जनता ने इतना सराहा था, संजय जी, उत्तराखंड की मैं बात करती हूँ। तो आप ये देखिए कि डबल इंजन की सरकार कह करके, लेकिन जब जनता को ये विश्वासघात जब मिला, आप देखिए कि इस समय पर जनता कितने सड़कों पर उतर करके लोग यहाँ के त्रस्त हैं। आप देखिए जो सरकारें अपना काम कर रही है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे कहना पड़ेगा कि आप भाजपा के भी विरोध में हैं, कांग्रेस के भी विरोध में हैं। आपने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका में अगर आप रही हैं तो आप राज्य के लिए खड़ी हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास लौटूंगा। रविंद्र जी, कई विषय पे चर्चा चल रही थी और एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि आपने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट की जो घोषणा की है, आपने लीड ले ली है। उस लीड लेने में बहुत सी ऐसी सीट है जो कि असमंजस की स्थिति में फंसी है। तो क्या इसको माना जाए कि वह जो आपने लीड ली है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लीड के नाते मिल रहा है, लेकिन जो लोगों का टिकट डर लग रहा है कि कट जाएगा, उसका नुकसान होने की भी स्थिति में है? रविंद्र जी, देखिए अभी ये कहना कि लीड ले ली है, हाँ निश्चित रूप से लीड जरूर ली है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे देश भर में लगभग 195 सीटें जो है घोषित कर, जिसमें से उत्तराखंड की 3 है। अब 3 लोकसभा सीटों को चयन करना, 3 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी को घोषणा करना, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर का मामला होता है, सर्वे होता है, कई सारे फैक्टर होते हैं। बाकी 2 का जो ना होना, जैसा संजय जी आपने कहा, तो देखिए आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ नेता, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें लगातार नए लोगों को दिया जाता है, मौका दिया जाता है और जिताऊ कैंडिडेट को दिया जाता है। तो इसमें ऐसा जरा सा भी कतई नहीं सोचना चाहिए किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। हाँ ये जरूर है, हम जैसे कार्यकर्ता सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता जो सिर्फ इस बात पे फोकस करे हुए हैं कि अब की हमने अपनी जो भी क्षेत्र में हमारी सीट बैठती है उसे कम से कम 5 से 7 लाख रुपए के अंतर से हमने इन सीटों को जीता है। नहीं समझ में आ रहा, उत्तराखंड में 5 लाख वोट बढ़ता नहीं, 5 लाख के अंदर से जीतने की बात एक थी। दूसरी थी, आपने कहा जिताऊ कैंडिडेट, और जैसा मैसेज है आप भी समझते हैं, भले आप स्क्रीन पे कुछ ना बोले, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे देगी, चेहरा तो मोदी साहब का है और मोदी साहब जहां भी खड़े हो जाएंगे वह कैंडिडेट के ऊपर भारी होते नजर आते हैं और वो सीट जीतती हुई नजर आती है। तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है सर? रविंद्र जी,
देखिए बिल्कुल सही बात है कि छोटा स्टेट है वोटर की संख्या, लेकिन आप अगर देखेंगे हरिद्वार पिछली बार 3,86,000 के लगभग जीती। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि इस अंतर को हमने और बढ़ाना है, और ये बूथ स्तर तक जा रहा है, खाली सीटों में ना जाए। प्रत्येक बूथ पे माननीय मोदी जी का जिस प्रकार से आह्वान किया था बूथ स्तर पे कि हर बूथ में 370 प्लस वोट लेकर आने, तो उस माननीय मोदी जी के कथन को हम सत्य करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे काम कर रहा है। और दूसरी बात एक और आपने कही, जी बिल्कुल सही बात है, मोदी नाम की गारंटी समय जो गारंटी पूरी होने की गारंटी है, ये हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास एक चमत्कारिक नेता है जो पूरी दुनिया में जिसको आज प्रमुखता से सुना जाता है, प्रमुखता से देखा जाता है, उसकी बात को तवज्जो रखा जाता है। और ये हमारे लिए एक हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा विश्व का एक बड़ा नेता है। दूसरी बात देखिए, ये कहना कि मोदी जी के का प्रभाव है, मोदी जी का प्रभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि कार्य करते हैं, जनता से जुड़े हुए कार्य करते हैं। देखिए, आप जनता को ऐसे नहीं समझ सकते। रमेश पोखरियाल निशंक राज्य जब से बना, मुझे याद है कि राज्य की घोषणा बाद में हुई, उनके अध्यक्ष बनने की घोषणा पहले हो रही थी कि अध्यक्ष बनेंगे बनेंगे बनेंगे। उसके बाद हमेशा आपने देखा फ्रंट लाइन में आकर के उन्होंने बैटिंग की। यहाँ पे मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, लोकसभा जीते, केंद्र में भी मंत्री रहे, सबसे महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा होता है वो भी रहा। उसके बाद भी उनके नाम की घोषणा नहीं हुई, तो आदमी असमंजस की स्थिति में। सर आपने कहा ना कि कैंडिडेट की हम आपके दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं तो घोषणा करने में क्या दिक्कत थी सर? देखिए ये कहना कि घोषणा किसने नहीं हुई, बड़ा नाम होता है। देखिए आप इस चीज को मध्य प्रदेश में देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार वापिस आई। आपने देखा मुख्यमंत्री कौन बना, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। तो ये कहना, अगर आप देखिए कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, आना तो कार्यकर्ता नहीं है। आज हमारे नेता जितने भी हैं सब अपने अपने पीछे जो है, जो नीचे के नेता है, उनको कहीं ना कहीं सहारा देकर ऊपर ले जा रहे हैं। हरक सिंह रावत को भी आप लोग साथ लेने के चक्कर में हैं। देखिए अब आरोप क्या है, हरिद्वार से टिकट की दावेदारी कैसे कर रहा है? देखिए अब ये तो क्या है, क्या सत्यता है क्या नहीं है, ये तो भविष्य के घर में है, कौन आएगा। चल लौटता हूं मैं आपके पास, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है और आप लोग हकीकत में इस समय जितनी मेहनत कर, मेहनत दिखाई दे रहे। सर जी, बार बार कहा जा रहा है कि इस बार का जो अंतर है, ये मैंने सुना कई बार अपने डिबेट में, कई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बड़े नेताओं ने कहा, अंतर उत्तराखंड में कहां से 5 लाख का अंतर पैदा कर देंगे सर? रवि सर, ये क्या साइकोलॉजिकल मतलब पॉलिटिकल प्रेशर है? नहीं सर, पॉलिटिकल प्रेशर बनने का प्रयास है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हो सर। बात ये हुआ कि दिसंबर में इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला कोर्ट ने ले लिया, तो सुरक्षित रख दिया। ठीक है, तो मैं आपको डेटा देता हूं। दिसंबर से जब तक कोर्ट ने फैसला दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसके पहले 8,452 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बन के पैसा ले लिया गया। अच्छा, उसके पहले कितना लिया गया? उसका 20%, 1.5 साल। तो कहाँ नीति थी और किस आधार पे ये कहा जा रहा था? पार्टियां कह रही थी या कोई पार्टी कह रही थी कि हम बूथ तक जाएंगे, और उसके पीछे जो रिसोर्स लगता है उसका एक बड़ा जो चंक है, वो ये डेटा बताता है बहुत क्लियरली कि कहाँ पे चोट हुई है। अब उस चोट की वजह से चीजें तो डिरेल होंगी भाई। अगर आपको प्रबंधन करना है, आपने अथाह धन सोचा था, अथाह धन में से कुछ कम हो गया, अब आजकल लोग 1,000-2,000 दे रहे हैं, वैसे जहां से मोटा आएगा वहां से तो अलग है, वो हर पार्टियां करती है, कोई एक नहीं करती। तो अब समस्या ये है कि अगर वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे भी न खेलें, क्योंकि जो उनका बैकबोन था वो तो टूट गया, अब उसको वो बिल्ड करेंगे। तो बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है, कह सकते हैं आप। एक महीने में थोड़ी टूट गया आपका, ये चीजें तो बनी ही चली आ रही है। यही कह रहा हूं सर,
हमने एक व्यवस्था बनाई कि साहब इस व्यवस्था से हम काम करेंगे, सही गलत तो कोर्ट को डिसाइड करना था, कोर्ट ने कर दिया। अब हम जो व्यवस्था बनाए उसमें हमारा ये है कि महीने के पहले से 10 तारीख का खर्च 5,000 था, उसके बाद 10 से 15 का खर्च 20,000 था, और 20 से 30 तारीख के महीने में जो चुनाव का समय, आप महीने को मैं चुनाव के हिसाब से समझिए, उसमें हमारा खर्च जो है 50,000 का। तो हमने व्यवस्था उस हिसाब से बनाई थी। उसी बीच में कोर्ट ने कहा कि रविशरण जी आपकी जो ये व्यवस्था है ये न चलेगी, ये पूरी तरह से इलीगल है। अब हमारे पास 5 के हिसाब से, 10 के हिसाब से और 50,000 के हिसाब से पैसे आने थे, और 10 पे किसी ने हमारी टांग पे, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी टांग काट दी। अब हमारे पास दो चीजें हैं कि 20 से 30 के बीच हम जो ज्यादा फंड आना था उसका क्या करें, क्योंकि वो आ नहीं रहा है। तो उसके लिए बढ़िया तरीका है कि साइकोलॉजिकली अपने लोगों को बूस्ट करो। और अभी आपको यह भी देखने को मिलेगा, आपने एक नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा हरिद्वार से, आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कौन सी सीट से कितना पैसा आ रहा है। ये मैं सभी पार्टियों के लिए चलिए नेहा जी, देखिए आप जब तक अपने डिसीजन में ट्रांसपेरेंसी नहीं देंगी, उत्तराखंड में क्या है, यूकेडी ने इस राज्य को बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। मात्र शक्तियों ने सबसे ज्यादा अगर मेहनत किया, उसमें दिखा भी कि यूकेडी के मात्र शक्तियां सामने रही। आज भी आप कंफ्यूज हो कि कांग्रेस के साथ जाए कि भाजपा के साथ जाए या खुद चुनाव लड़े, क्योंकि आज अगर आप खुल करके कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, जैसा मित्र मतलब कहते हैं ना कि महागठबंधन, अगर गठबंधन में जाते हैं तो कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आज अगर भाजपा के साथ चले जाते हैं आप तो कहा जाए, लेकिन आप अभी भी कह रहे हैं कि भाजपा भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, हम भी चुनाव लड़ेंगे। ये समझ नहीं आ रही है उत्तराखंड की जनता को। मैं देखिए संजय जी, इसमें कुछ चीजें जी, देखिए जहां तक इसमें क्या है कि एक केंद्रीय स्तर की बात है और एक प्रदेश स्तर की बात है। केंद्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं तो हमारे पूरे देश को एक रिप्रेजेंट करने की बात आती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि एक देशवासी होने के नाते पार्टी से अगर मैं हटके बात करूं तो देखिए सबसे पहली चीज हर देशवासी यही चाहता है कि हमारे यहाँ का जो एक लीडर, जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे यहाँ का एक प्रधानमंत्री का जो एक चेहरा है, वो निश्चित रूप से एक काबिल तारीफ जब तक ना हो तो उस दिशा में यदि हम समर्थन ना दें तो देखिए वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे विश्व पटल पर कहीं ना कहीं हमारे देश की ही हानि होगी। तो निश्चित रूप से जहां तक देखिए मोदी जी की बात है, मैं रविंद्र जी की एक बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि उनके पास एक चमत्कारी नेता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब से आप देखिए कि मोदी जी के कार्यकाल में केंद्रीय स्तर की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैम तो पॉलिटिक्स में तो देखा जाता है चमत्कारी नेता। पता है आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है वो भी चमत्कारी नेता के रूप में है। क्या निकल रहा है उनका, क्या नाम करना, तो वही मैंने कहा क्या था कि आम आदमी पार्टी की उन्होंने एक बात करी, परिकल्पना करके एक पार्टी बनाई थी। पहले जब अन्ना हजारे जी के उसमें धरने पे वे बैठे थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा था वे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, उसके बाद वे पॉलिटिक्स में भी आए और आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं राजधानी में। जनता पार्टी के साथ आप जा रहे हैं, उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? हाँ, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि हमारा जो साथ है वो जनता के साथ है। आपका स्वयं का कैंडिडेट मैदान में जा रहा है आज, सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं, तो मैं इसका मतलब ये माना जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, कांग्रेस की ओर को काटने के लिए जा रहे हैं। हम अपने प्रदेश की उन्नति पर कार्य करने जा रहे हैं। अच्छा। और जैसे कि हमने प्रदेश को बनवाने में भी हमारी बहुत एक भूमिका ली और हमारी उससे आस्था जुड़ी है, हमारी कितनी शहादतें इस प्रदेश को बनाने में गई। लेकिन आप ये देखिए संजय जी कि आज हमारा प्रदेश 23 से 24 सालों में इसमें अपनी पार्टी की भी कहीं ना कहीं एक कमी मानती हूँ निश्चित रूप से कि एक कहीं पर ढील रही कि हमने इन पार्टियों पर भरोसा जताया, एक विश्वास करा, लेकिन इन्होंने इस प्रदेश के साथ विश्वासघात किया। तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि यूकेडी स्टैंड करेगी और हम, क्योंकि यहाँ जो यूकेडी है वो केवल चुनाव नहीं जीतना चाहती, वो यहाँ के दिल जीतना चाहती है, यहाँ की जनता के कार्य को करना चाहती है। आपके आने के पहले एक बात सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जिन सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है, विपक्ष की नजर उन पे भी है, उनको वह लेकर के अपने यहाँ से टिकट दे सकते हैं कुछ लोगों को। अगर
ये माना जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को भी विपक्ष जो महागठबंधन अपने साथ मिला लेता है और वो हकीकत में जिताऊ कैंडिडेट के रूप में अगर है, तो क्या भाजपा के जो नई नीति बनी है कि भाई केवल उन्हीं को टिकट दिया जाएगा जो जीत सकते हैं, जो थोड़ा 19-20 है उनको टिकट काटा जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि इसका टिकट आप काट रहे हैं, अगर विपक्ष के खेमे में चला गया तो भाजपा के लिए नुकसान हो सकता है? देखिए संजय भाई, ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। सर आप सीनियर पॉलिटिकल, आपको बहुत अच्छी सोच है, आप खुद सोचिए, जो आदमी तैयारी कर रहा है, मान लीजिए, मैं कहता नहीं, नाम किसी का नहीं लूंगा, जो आदमी 5 साल से काम भी कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है, और जैसा रविशरण जी ने कहा कि फाइनेंशियली मैन पावर सब कुछ लगा रखा है, उसका टिकट कटता है और उसको विपक्ष टिकट देती है, तो क्या ये न माना जाए कि वो मजबूती से लड़ेगा? देखिए 195 टिकट हुए सर इसमें से लगभग 55-56 जनों में टिकट नए चेहरों को बदल दिया गया। ठीक, आप मुझे कोई एक उदाहरण दिखा दीजिए। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन को पढ़ता हूँ, चलने दीजिए थोड़ा, हाँ ठीक, थोड़ा चलने दीजिए। जी जी डॉक्टर हर्षवर्धन को सुबह पढ़ रहा था अखबार के माध्यम से, जी तो उनको टिकट उनका नहीं मिला। जी उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने पुराने काम पे लूटूंगा, उन्होंने अपने दुकान को, जो उनका डॉक्टरी का पेशा था, के डॉक्टर है जी, और संघ के बताए हुए रास्ते में चलता रहूंगा, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को वो मिल सके, उसका हक का हिस्सा, तो उसके लिए काम करता रहूं। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, अगर किसी ने कहा, शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा कैंपेन किया चुनाव, लास्ट मोमेंट तक भी हमें तक भी नहीं पता था, देखिए हमारे जैसे कार्यकर्ता को भी नहीं पता था, और क्या वो नया चेहरा। अभी एक ताजा उदाहरण था मध्य प्रदेश का, महिला मोर्चा की अध्यक्षा घर में रोटी बना रही और टीवी पे उनका नाम आ गया, उनका बेटा भागता हुआ आया, अरे मम्मी आपको तो राज्यसभा का ये नामित कर दिया। आप बताइए ना कि कार्यकर्ता जो एक लंबे समय से काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नेता हमारे कोई खराब है या उनमें कोई कमी है, लेकिन ये उन्हीं नेताओं का अगर वो है कि ठीक है, अब हम नहीं, अब आप चलिए। आप ये चीज भी तो बताइए कि यहाँ की जनता पर ट्रस्ट क्यों है? आपके नेता यहाँ पे जमीन पर उतरकर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ की जो जनता है, जो निवासी है, वो ट्रस्ट क्यों है? यहाँ के युवा क्यों बेरोजगार है सर? यहाँ की प्रसूताएं क्यों कर रही हैं? आप मुझे बताइए। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे आप कहाँ दिख रहे हैं सर? आपके नेता जमीन बहुत अच्छा, मैं चाहूंगा 1 मिनट में रविंद्र जी इसका जवाब, समय की बाध्यता होती है, रविंद्र जी इसका अंतिम जवाब। 21-22 में 7.48 के लगभग की बेरोजगारी दर थी, जो 22-23 में 4.9 हो गई। अब देखिए अभी हमारे को मेडिकल क्षेत्र में रतन टाटा, जेबी टाटा का हमें नेशनल रूप से एक बड़ा पुरस्कार भी मिला है कि मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ा काम, बड़ा परिवर्तन कर रही है उत्तराखंड की सरकार, इस ओर प्रयासरत है। मैं ये कहूँ सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ वैसे ही खराब है, ये भी सही। बहुत सही, बड़ी ईमानदारी से आपने बात कही है। रविशरण जी हाथ उठा लेते, खत्म कीजिए प्लीज। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर ये भी हो जाता कि एक आदमी जिसने सेना की विधवाओं के फ्लैट छीन लिए, उसको आप बुला के अपने यहाँ से राज्यसभा सांसद बना देते हैं, तो किसी न किसी अपने ही आदमी का टिकट आपने काटा होगा। साहब बहुत अच्छी चीज है, पर राजनीति अलग तरह से। धन्यवाद रविशरण जी, धन्यवाद नेहा जी, और धन्यवाद रविंद्र कुमार जी। लोकसभा का महत्वपूर्ण के साथ साथ बहुत रोचक भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक एक सीट पे, उसके चयन पे कह लीजिए, उसके प्रत्याशी पे कह लीजिए ध्यान दे रहे है, उसके बाद घोषणा कर रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी जी का चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एक एक प्रत्याशी पे इतना मंथन करती है, तो आप सोचो कि मोदी जी के चेहरे के साथ उस प्रत्याशी पे, उस लोकसभा की सीट पे भी वो तवज्जो दे रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि केवल और केवल मोदी जी के सहारे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, मोदी जी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, फ्रंट में लीड भी करेंगे, लेकिन कैंडिडेट का भी चयन महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।